आज की सारी बड़ी खबरों के साथ आगे सामने मौजूद है दोस्तों। चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी डिटेल आपको बताएंगे। बड़े दिनों के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट फॉर्म में नजर आया, जिसके बाद मजबूरी में चुनाव आयोग ने बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एक और भारत की जमीन पर चाइना के द्वारा कब्जा किए जाने और बाद में दावेदारी किए जाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के अंदर चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने बीजेपी के दफ्तर में जमकर इलू इलू किया है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, कैसे चाइनीज एजेंटों के साथ में बीजेपी बंद कमरे में मुलाकात करती पकड़ी गई है। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आज 3 राज्यों के अंदर राहुल गांधी का दौरा होने वाला है। दोस्तों कहां जाएंगे राहुल गांधी, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, एक करके चलेंगे। आज की सारी बड़ी खबरों सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंटों के साथ में बीजेपी की बैठक भाजपा के दफ्तर में साफ तौर पर देश विरोधी हरकत है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार इसी तरीके से पहुंचते रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट जबरदस्त तरीके के फॉर्म में नजर आया। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार द्वारा 2023 में लाए गए कानून को लेकर चर्चा की। दोस्तों यानी बीजेपी की सरकार 2023 में एक कानून लेकर आई थी, जिस कानून के तहत तीनों कमिश्नर को इस बात की छूट दी गई थी कि अगर वो चुनाव आयोग के पोस्ट पर रहकर यानी कमिश्नर रहते हुए चुनाव आयोग से जुड़े हुए कोई फैसले लेते हैं तो बाद में उनके रिटायरमेंट के बाद उनके ड्यूटी पर रहते हुए लिए गए एक्शन के बारे में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। यानी अगर चुनाव आयोग के कमिश्नरों ने किसी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए भी किसी तरीके से इलीगल यानी गलत काम किया है तब भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सही 2023 के अंदर ये नियम कानून लागू किया गया, वैसा ही समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ लोचा है और इसीलिए इस तरीके के कानून लेकर आए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता जया ठाकुर की ओर से उसी समय याचिका दाखिल कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और लगातार इस पर सुनवाई को लेकर डेट टाला जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन इस पर सुनवाई कर ली। दोस्तों जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की, कोर्ट के जजों का माथा भी पूरी तरीके से ठनक गया। उन्होंने भी देखा कि इस तरीके के जो नियम बनाए गए हैं इससे तो जजों से ज्यादा चुनाव आयोग के कमिश्नरों को सुरक्षा मिल रही है। यानी एक टाइम जज के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, अगर कोई जज रहते हुए किसी गलत तरीके का फैसला देता है तो बाद में उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन चुनाव आयोग का अधिकारी यानी कमिश्नर अगर चुनाव आयोग के अधिकारी के तौर पर काम करते वक्त कुछ उल्टा फैसला लेता है तो बाद में उसके ऊपर रत्ती भर भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट समझ गया कि कहीं ना कहीं जजों से ज्यादा बड़ी पावर दे दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। इसके बाद तुरंत जजों के द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा नोटिस जारी किया गया और चुनाव आयोग से बोला गया कि इस सवाल का जवाब दो, ये जो याचिका दाखिल की गई है ये काफी सही याचिका है, इस पर जवाब तो बनता है और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जवाब का इंतजार है। दोस्तों मामले पर और आगे सुनवाई होगी। जैसे ही ये खबर सामने आती है कि चुनाव आयोग को नोटिस गया है, वैसे ही राहुल गांधी का पुराना वीडियो एक बार फिर से वायरल होने लगता है। दोस्तों राहुल गांधी ने साफ तौर पर बोला था कि चुनाव आयुक्तों को यानी जो इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर हैं उनको इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि ये जो कानून बीजेपी की सरकार लेकर आई है इससे वो बच जाएंगे। चिंता मत कीजिए, हम इस कानून को बदलेंगे और वह भी पिछली तारीख से बदलेंगे और इसके बाद जितने भी कांड करे हुए हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यानी अगर कोई चुनाव आयोग ये सोच रहा है कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो बैकडेट से कानून को बदलेंगे और उसके बाद कार्रवाई करेंगे। यानी बचेगा कोई भी नहीं, केवल सरकार बदलने का रहेगा इंतजार। अब जैसे ही चुनाव आयोग को यह नोटिस थमाया गया, जवाब मांगा गया, वैसे ही चुनाव आयोग हरकत में आ गई। दोस्तों निष्पक्षता वाला एक कदम उठा लिया, यानी जिसकी उम्मीद बीजेपी वाले भी नहीं कर रहे थे वही अचानक से हो गया। और हुआ ये कि अचानक से बीते रात को लगभग 9:30 बजे खबर सामने आती है कि महाराष्ट्र के अंदर 14 तारीख को महिलाओं के अकाउंट में लाडली बहन योजना के पैसे जाने वाले थे, उसे चुनाव आयोग ने रोक दिया है। 15 जनवरी को यानी कुछ दिनों के बाद परसों हाई प्रोफाइल महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। यानी 14 तारीख को कल एक बहुत बड़ा अमाउंट लगभग 3000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में जाने वाले थे लाडली बहना योजना के नाम पर। यानी बीजेपी की सरकार ने तैयारी की थी कि लोगों को अगर दिसंबर महीने में पैसा दे देंगे, उसके बाद जनवरी महीने में पैसा दे देंगे तो लोगों में ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर दिसंबर में पैसा रोककर जनवरी में इकट्ठे बीएमसी के चुनाव 15 तारीख को है और 14 जनवरी को पैसा दे देंगे तो अचानक से अकाउंट में 3000 रुपए आ जाएगा, तो पूरी तरीके से मुंबई के अंदर चुनाव के नतीजे बदल जाएंगे और महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को वोट देकर आ जाएगी। यानी जिस तरीके से बिहार चुनाव में बीच चुनाव से एक दिन तक पहले तक लोगों के अकाउंट में महिलाओं के अकाउंट में पैसे गए और उससे चुनाव पूरी तरीके से प्रभावित हुआ, वैसा ही बीएमसी के चुनाव में करने की साजिश चल रही थी। दोस्तों इतने दिनों से चुनाव आयोग को यह बात पता होगा, लेकिन जब कोर्ट के द्वारा एक मामले को लेकर नोटिस भेजा गया यानी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर अब सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होने लगी, तो अचानक से चुनाव आयोग के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया और बोला गया कि 14 तारीख को यानी कल कोई भी महिलाओं के अकाउंट में 3000 रुपए पैसे नहीं दिए जाएंगे। यानी सरकार के द्वारा जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लाडली बहन योजना के 3000 रुपए दिए जाते हैं वो 14 तारीख को नहीं आएंगे। यानी 15 तारीख को इलेक्शन है और 14 तारीख को 3000 रुपए भेजने की जो साजिश चल रही थी उस पर चुनाव आयोग की ओर से रोक लगा दिया गया है। दोस्तों ये एक तरीके से दबाव नहीं किया गया है, लेकिन एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो तैयारी कर रखी थी बीएमसी चुनाव के लेकर, उसमें भारतीय जनता पार्टी को एक तगड़ा झटका है दोस्तों। और चुनाव
चुनाव आयोग ने आखिरी में आकर यह फैसला लिया है, तो इससे पता चल रहा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के दबाव में यह एक्शन लिया गया है। और वैसे भी महाराष्ट्र के अंदर मराठी वर्सेस नॉन मराठी का चुनाव हो चुका है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी सबसे ज्यादा इस पैसे से, यानी लाडली बहन योजना के पैसे से उम्मीद थी। अब वो पैसा भी महिलाओं के अकाउंट में नहीं जाएगा। और बड़ी बात यह है कि दिसंबर का पैसा भी नहीं गया है, तो महिलाओं को कहीं ना कहीं लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ धोखा किया है। तो अब डबल सजा देने के लिए भी जनता तैयार नजर आएगी। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर जिस तरीके से वोट खरीदा गया, बीच चुनाव में जमकर पैसे महिलाओं के अकाउंट में आए, वैसे ही अब बीएमसी का चुनाव जीतने की यह साजिश कम से कम अभी शुरुआती दौर में फेल होती हुई नजर आ रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आप भी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डंडा इसी तरीके से चलते रहना चाहिए, इसी से ही चुनाव आयोग को निष्पक्ष रखा जा सकता है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें चाइना ने भारत की आपत्तियों के बीच में सोमवार को बीते दिन सक्सगाम की घाटी को लेकर दावा कर दिया है, यानी भारत के हिस्से का कश्मीर, जिसको पीओके बोला जाता है, यानी पाकिस्तान ने जो कब्जा किया हुआ कश्मीर है, जिसे भारत को वापस लेना है दोस्तों, उसका एक क्षेत्र है, उसका एक एरिया है जिसका नाम सक्सगाम घाटी है, जिसे चीन ने पाकिस्तान से खरीदा था 1963 के अंदर। यानी भारत की जमीन जो पीओके के अंतर्गत अंदर आती थी, उसमें से एक हिस्सा सक्सगाम घाटी का पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था। और चीन ने वहां से अपने एक रोड यानी सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सड़क बनाई है दोस्तों, जहां से चाइना और पाकिस्तान का व्यापार होता है। और क्योंकि ये जमीन भारत की थी और भारत की दावेदारी है, तो इस पर भारत सरकार की ओर से बयान जारी करते हुए कहा गया कि सक्सगाम घाटी की जमीन भारत की है और चाइना ने इस पर रोड बनाया है, हम इसकी आलोचना करते हैं। ये भारत का क्षेत्र है और ये भारत के पास होना चाहिए। इसके बाद चाइना की ओर से बयान दिया गया दोस्तों। चाइना की सरकार ने कहा कि सक्सगाम की घाटी चाइना की है, यानी चाइना अपनी दावेदारी कर रहा है दोस्तों। और चाइना के द्वारा भारत की जमीन पर दिए गए इस बयान के बीच में ही भारतीय जनता पार्टी अपने दफ्तर के अंदर चाइना के लोगों को बुलाकर चाइना की पार्टी, यानी चाइना पर जिस पार्टी का कब्जा है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी, उसके लोगों के साथ में, उसके हाई प्रोफाइल लोगों के साथ में अपने दफ्तर में बैठक कर रही है दोस्तों। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर सामने आती है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चाइना के सीपीसी के डेलीगेट्स के साथ में, यानी बड़े बड़े अफसरों के साथ में बैठक कर रहे हैं। और इस दौरान चाइना का एम्बेसडर भी यहाँ पर बैठा हुआ है दोस्तों। यानी सोचिए कि भारत की जमीन को लेकर एक और चाइना दावेदारी कर रहा है और सड़क बनाने को जायज बता रहा है। दूसरी ओर बीजेपी के दफ्तर में चाइना की सत्ताधारी दल के लोगों के साथ में बीजेपी वाले इलू इलू कर रहे हैं, बंद कमरे में बैठ के कर रहे हैं। ये तो वही वाली बात हो गई कि पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादी भेजकर पठानकोट पर अटैक करवाया गया था और उसके बाद बीजेपी के लोग आईएसआई वालों को बुलाते हैं जांच पड़ताल करने के लिए। अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर भारत के खिलाफ की गई हरकत है भाजपा की और उसे माफी मांगना चाहिए। इस तरीके से बीजेपी के दफ्तर में ये जो बैठकें करवा रहे हैं चाइना वालों की और सीपीसी वालों की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वालों की, ये साफ तौर पर ये भाजपा के फर्जी राष्ट्रवाद की धज्जियां उड़ाता है। क्योंकि 2009 में बीजेपी और आरएसएस का एक प्रतिनिधिमंडल चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी से बातचीत करने के लिए बीजिंग जाता है दोस्तों। ये कोई सरकारी दौरा नहीं था, बल्कि बीजेपी और आरएसएस वाले प्राइवेट बैठकें कर रहे थे सीपीसी वालों के साथ में, और एक पार्टी की दूसरी पार्टी से बातचीत चल रही थी। तो क्या सीपीसी से बीजेपी सीखने जाती है कि कैसे चाइना के अंदर जो तानाशाही चल रही है, उसी तरीके की तानाशाही जो बची कुची है भारत के अंदर, वो भी पूरी तरीके से थोप दी जाए? आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं? क्योंकि 5 दिनों के दौरे के लिए 2011 में नितिन गडकरी भी चाइना गए थे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर हरियाणा से लेकर उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्षों की विशेष प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अंदर आज मौजूद रह सकते हैं दोस्तों। 13 तारीख से लेकर 22 जनवरी तक चलने वाले प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्षों को संगठन को मजबूत करने और चुनाव लड़ने के तरीके और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की कथित जन विरोधी नीतियों के विरोध में पार्टी के जिला अध्यक्षों को राहुल गांधी खुद से ट्रेनिंग देते हुए नजर आएंगे। इस प्रशिक्षण शिविर की खास बात यह है कि कोई भी जिला अध्यक्ष और प्रदेश स्तर का नेता यहां से बाहर नहीं जा सकता। पूरे 10 दिनों तक प्रशिक्षण शिविर में सारे नेता मौजूद रहेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे और कोऑर्डिनेशन करेंगे और एक दूसरे को जानेंगे। यानी जिला अध्यक्षों के बीच में आपस में बातचीत होगी तो काम करने के तरीके को सीखेंगे। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी के नाते बीके हरिप्रसाद, उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी के नाते कुमारी शैलजा और प्रशिक्षण शिविर में कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के इस प्रशिक्षण शिविर में हरियाणा के 33 और उत्तराखंड के 27 जिला अध्यक्षों की आपस में बातचीत होने वाली है दोस्तों। प्रभारी, सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी विधायक दल के नेता एक साथ बैठकर विचार विमर्श करते रहेंगे और 10 दिनों तक कहीं बाहर नहीं जाएंगे। आपस में बातचीत चलेगी और संगठन को लेकर ही सारे ज्ञान आपस में बांटेंगे ताकि नॉलेज एक्सचेंज हो, पता चले कि कौन नेता किस तरीके का अनुभव रखता है। क्योंकि कांग्रेस में जितने भी लोग हैं सबके सब 20-20, 25-25 साल का अनुभव रखते हैं। आपस में जब बातचीत करेंगे पार्टी में एकजुटता बढ़ेगी और उसका असर आने वाले चुनावों के अंदर देखने को मिलेगा। यानी हरियाणा के संगठन और उत्तराखंड के संगठन में भी आपस में बातचीत होगी और संगठन के अंदर भी आपस में बातचीत होगी। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी ऐसे प्रशिक्षण शिविर में जाकर कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं को और खासकर जो जिला अध्यक्ष है उनसे बातचीत करके एक नए तरीके की
कांग्रेस पार्टी गढ़ना चाहते हैं, ये अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी में हर तरीके के अनुभवी लोग हैं, केवल अगर एक साथ मिलकर काम करे तो दुनिया में कोई भी ऐसा चुनाव नहीं है जो कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं जीत सकते, क्योंकि कांग्रेस के पास एक से एक एक्सपर्ट पड़े हुए हैं, एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं। भारत में कोई भी आंख बंद करके ये बोल सकता है कि अगर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग किसी पार्टी में है तो कांग्रेस पार्टी में है, और सब जानते हैं कि संगठन कैसे चलता है। बस बात आती है टीम एकजुटता की, यानी कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने की, और जिस दिन कांग्रेस पार्टी कोऑर्डिनेशन के साथ में यानी एकजुटता के साथ में एक मिशन के लिए काम करते नजर आएगी, उस दिन नतीजे एकदम तरीके से पलट जाएंगे दोस्तों। और आपसी कोऑर्डिनेशन को यानी एकजुटता को बढ़ाने के लिए अगर कुछ प्रयास किया जा सकता है तो वो ये प्रयास है जिसमें प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है और लगातार एक दूसरे से बातचीत करते रहेंगे। 10 दिनों तक कहीं कोई और दूसरा काम नहीं करेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके के कैंप कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लगते रहने चाहिए, इससे पार्टी में एकजुटता भी बढ़ेगी और एक दूसरे को जानने का मौका भी मिलेगा। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर ठाणे जिले के कुलगांव और बदलापुर नगर परिषद के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने वही कारनामा कर दिया जिसके लिए बीजेपी वाले हमेशा जाने जाते हैं दोस्तों। यहां पर एक मनोनीत पार्षद बीजेपी का जीत कर आया, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही बदलापुर यौन उत्पीड़न के मामले में सह आरोपी तुषार आप्टे ने अपना इस्तीफा दे दिया। दरअसल हुआ यह कि भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जिसका नाम था तुषार आप्टे, और तुषार आप्टे दो नाबालिग स्कूल के लड़कियों के साथ में यौन उत्पीड़न के मामले में सह आरोपी रहा है। बदलापुर के अंदर एक स्कूल में 2 लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न की खबर फैलने के बाद पूरे राज्य के अंदर लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला था। स्कूल के सचिव तुषार आप्टे को पुलिस ने 44 दिनों तक पकड़ के रखा था। 48 घंटे के भीतर उसको बाद में जमानत मिल गई थी। यह मामला फिलहाल अदालत में लंबित है दोस्तों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको पार्षद के पोस्ट के लिए यानी नॉमिनेटेड पार्षद की पोस्ट के लिए मैदान में उतारा और यह चुनाव जीत भी गया, यानी इसको समर्थन मिल भी गया क्योंकि पार्षदों की संख्या बीजेपी वालों की ज्यादा थी दोस्तों। और यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में सह आरोपी के इस तरीके से मनोनीत होने के मामले को लेकर लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की तमाम पार्टियों के विरोध के बाद इसका असर देखने को मिला, और हमेशा नहीं तो ज्यादातर बीजेपी के लोग इस कांड में क्यों पकड़े जाते हैं, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें क्या उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अंदर खाने समाजवादी पार्टी के संपर्क में है, यह दावा किया है समाजवादी पार्टी के चंदौली लोकसभा सीट से सांसद वीरेंद्र सिंह ने। वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मौजूदा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के टच में है। वीरेंद्र सिंह के इस बयान को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है दोस्तों। सपा के सांसद ने कहा कि सिराथू से जुड़े रहने के दौरान केशव प्रसाद मौर्य खुद समाजवादी पार्टी के संपर्क में रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी में लेना है या नहीं है, इसका फैसला अखिलेश यादव करेंगे। उनके इस बयान को लेकर हंगामा इसलिए मचा हुआ है क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य दावा कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी के कई सारे विधायक उनके संपर्क में है, तो अब करारा जवाब देते हुए बताया गया कि केशव प्रसाद मौर्य अब समाजवादी पार्टी के संपर्क में आ गए हैं। इसका जवाब केशव प्रसाद मौर्य को योगी आदित्यनाथ के सामने जाकर देना चाहिए, क्योंकि पार्टी में आपस में इन दोनों के विवाद होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब केशव प्रसाद मौर्य को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता का दावा भी काफी बड़ा है। क्या केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी को धोखा देने की तैयारी कर रहे हैं? जवाब तो देना चाहिए। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि जब उल्टे उल्टे दावे करते हैं केशव प्रसाद मौर्य तो उनको ऐसे दावों का भी जवाब देना ही चाहिए। इसी के साथ में अमेरिका को लगता था कि वो दुनिया को कंट्रोल कर लेगा और इसके लिए एलन मस्क की कंपनी स्टार लिंक को अलग अलग देशों के अंदर भेजकर वहां पर इंटरनेट से क्रांति कराने की साजिशें की गई दोस्तों। लेकिन खामिनी ने एक बार फिर से पूरे अमेरिका को खौफ में डाल दिया है। हुआ ये कि एलन मस्क की कंपनी स्टार लिंक जो इंटरनेट की सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करवाती है, यानी अलग अलग देशों के अंदर सैटेलाइट के माध्यम से लोगों को इंटरनेट देती है, उसी इंटरनेट की कंपनी स्टार लिंक के द्वारा ईरान के अंदर जो लोग विरोध करके मैदान में उतरे हुए हैं यानी दंगा फसाद कर रहे हैं और खामिनी सरकार को गिराने के लिए अमेरिका के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। लोगों को लगातार इंटरनेट की सुविधाएं मिल रही थी और वो अमेरिका में बैठे अपने लोगों से बातचीत कर रहे थे, हुक्मरानों से बात करते हुए विरोध करके कहीं ना कहीं खामिनी की सरकार को गिराने की ईरान में कोशिश कर रहे थे। प्रोटेस्ट के नाम पर जगह जगह दंगे फसाद फितना फैलाया जा रहा था। इस मामले पर ईरान की सरकार ने तुरंत एक्शन लिया दोस्तों, और ईरान की सरकार को रूस के द्वारा टेक्नोलॉजी दी गई और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए स्टार लिंक यानी एलन मस्क की इंटरनेट वाली कंपनी, सैटेलाइट वाली कंपनी जो सैटेलाइट के माध्यम से लोगों को इंटरनेट दे रही थी, तमाम तरीके के ईरान के ब्लॉक के बावजूद इंटरनेट लोगों तक पहुंच रहा था, खासकर दंगाइयों तक पहुंच रहा था जो अमेरिका के सारे पर काम कर रहे थे, उसे बैन कर दिया गया। यानी रूस की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए खामिनी ने एलन मस्क की कंपनी के इंटरनेट सेवाओं को बंद करवा दिया दोस्तों, ब्लॉक कर दिया, जिससे अमेरिका और ज्यादा छटपटाने लगा है। और एक बात तय हो गई है कि कई बार इन लोगों ने कोशिश किया कि खामिनी को सरकार से हटाया जाए और हर बार ये लोग फेल हुए हैं। एक बार फिर से बुरी तरीके से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ईरान में जितनी बार भी ये ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे अमेरिका वाले उतने फेल होंगे। और बड़ी बात यह है कि जैसे ही स्टार लिंक का इंटरनेट आना बंद हो गया, ईरान के अंदर भारी संख्या में लोग अपने घर से बाहर निकले और खामिनी का समर्थन करने के लिए मैदान में उतरे। एक बहुत बड़ी भीड़ का वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया है दोस्तों, जिसमें
जिसमें खामिनी समर्थन में महिलाएं मैदान में कूदी हैं और अपने हाथ में तख्तियां लेकर खामिनी का समर्थन करते हुए कह रही है कि हम खामिनी साहब के साथ में है और ईरान पूरी तरीके से एकजुट है। कुल मिलाकर दोस्तों अमेरिका कैसे स्टारलिंक प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग देशों के अंदर दंगे भड़काता है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत के अंदर जो स्टारलिंक के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, ये कहीं ना कहीं चिंताजनक बातें हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और हर बार खामिनी से टकराए हैं अमेरिका वाले और हर बार हार कर गए हैं, एक बार फिर से ये लोग हार कर जाएंगे, ये बातें एकदम स्पष्ट नजर आती है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें महाराष्ट्र में परसों बीएमसी के चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। ऐसे में संडे को एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित कर रहे थे ठाकरे बंधु, जिसमें राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों मौजूद थे। दोस्तों इस दौरान राज ठाकरे ने एक एक करके अडानी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। बताया कि 2014 से पहले अडानी देश के अंदर काफी कम प्रोजेक्ट पर काम करता था, लेकिन जैसे ही 2014 में बीजेपी की सरकार बनती है, 2024-25 आते आते पूरी भारत के अंदर लगातार अडानी के एक के बाद एक प्रोजेक्ट में तारी बढ़ती चली गई, यानी ज्यादातर प्रोजेक्ट अडानी के हाथ में चला गया। इसे लेकर भारत का नक्शा बनाकर डिटेल में जानकारी दी जा रही थी दोस्तों। और ठाकरे एक छोटा सा क्लिप दिखा रहे थे और बता रहे थे कि अडानी ने कैसे बीजेपी के माध्यम से यानी भाजपा के रास्ते से देश पर अलग अलग तरीके से कब्जा करने की कोशिश की और देश के अलग अलग प्रोजेक्ट में उसकी हिस्सेदारी बढ़ गई। लेकिन एनडीटीवी क्योंकि अब अडानी की कंपनी हो गई है, तो जैसे ही राज ठाकरे इस लाइव वीडियो के दौरान अडानी पर निशाना साधते हुए वीडियो क्लिप जारी करते हैं, वैसे ही अडानी का चैनल जो लाइव दिखा रहा था राज ठाकरे को, अचानक से वो पलट जाता है दोस्तों, यानी लाइव वीडियो आना बंद हो जाता है। तो इससे पता चल रहा है कि जैसे ही अडानी को एक्सपोज करते हुए क्लिप सोशल मीडिया पर या फिर कहीं भी किसी लाइव रैली से शुरू होती है, वैसे ही एनडीटीवी वाले पीछे हट जाते हैं और आवाज को दबा दिया जाता है। यानी अडानी के न्यूज चैनल के द्वारा तमाम कोशिश की जा रही है कि अडानी के खिलाफ कोई कुछ ना बोले। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर एनडीए गठबंधन की एक रैली आयोजित की गई थी दोस्तों, यानी शिवाजी पार्क के अंदर ठाकरे बंधुओं के द्वारा की गई रैली में भारी भीड़ के समर्थन के बाद एनडीए गठबंधन यानी महायुति, जिसमें शिवसेना, एकनाथ शिंदे और बीजेपी वाले हैं, दोनों ने मिलकर एक रैली का आयोजन किया था दोस्तों। लेकिन रैली में भीड़ ही नहीं थी, पूरी तरीके से ड्रोन शॉट दिखाया गया था, जिससे दिख रहा था कि लोग है ही नहीं। और जो भी थोड़े बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं, उनसे जब बातचीत करने के लिए मुंबई तक वाले पहुंचे तो पता चला कि इन लोगों को किसी को पश्चिम बंगाल से लेकर आया गया है, किसी को मध्य प्रदेश से लेकर आया गया है, ये भाजपा वाले लोग हैं। ऐसे में दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बीएमसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बंगाल और बिहार से अपने कार्यकर्ताओं को लाकर यहां पर महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर भीड़ जुटाने के नाम पर जो अलग अलग प्रदेशों से लोगों को भेजा जा रहा है, ये भी काफी बीजेपी को एक्सपोज करने वाला मामला है दोस्तों। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें सीबीआई ने सोमवार को तमिलनाडु के करूर के भगदड़ वाले मामले को लेकर तमिल वेट्री कजगम यानी टीवीके के चीफ थालापति विजय से 6 घंटे बातचीत की है। विजय सुबह 11:29 पर कड़ी सुरक्षा के बीच में काली रेंज रोवर में नई दिल्ली के सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां पर शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास वो बाहर निकलते हुए नजर आए। यानी तकरीबन देखे तो 7 घंटे उनसे बातचीत की गई और सीबीआई के अधिकारियों ने एजेंसी को बताया कि विजय को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। एनडीटीवी के मुताबिक विजय ने सीबीआई से कहा कि उनकी पार्टी भगदड़ के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि भगदड़ के हालात और ज्यादा बन जाते अगर मैं वहां से नहीं जाता, तो मैं इसीलिए वहां से चला गया कि रैली में स्थिति और ज्यादा ना बिगड़े। कुल मिलाकर दोस्तों करूर के अंदर हुए भगदड़ के मामले पर सीबीआई ने नोटिस भेजा था, जिसका जवाब देने के लिए उनको आना पड़ा। इसका सीधा मतलब यह है कि अब ये केस और आगे बढ़ने वाला है और कहीं ना कहीं से तमिलनाडु की राजनीति से जोड़कर भी देखा जा सकता है। थालापति विजय ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया है दोस्तों। बीजेपी को लग रहा था कि थालापति विजय का उभार नहीं हो पाएगा और बीजेपी मुख्य विपक्षी दल के तौर पर तमिलनाडु के अंदर आगे बढ़ेगी, लेकिन थालापति विजय ने भारतीय जनता पार्टी से विपक्ष की कुर्सी छीन ली। और विपक्ष अगर कोई है आज की डेट में तमिलनाडु के अंदर, तो वो थालापति विजय की पार्टी टीवीके है। इन्हीं बातों को बीजेपी वाले स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वो है ही नहीं रेस में। और सीबीआई की जांच भी इसीलिए शुरू की गई है ताकि थालापति विजय के ऊपर दबाव बनाया जाए। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान प्रताप गढ़ी को लेकर एक नई जानकारी है। बीएमसी के चुनाव को लेकर प्रचार के लिए अंतिम दिन बीते दिन था दोस्तों, और ऐसे में एक के बाद एक कई सारी रैलियां हुई। मलाड के अंदर पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने के लिए इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचे तो उनको भारी समर्थन लोगों का मिला। कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादातर मुस्लिम आबादी के लोगों को साथ में जोड़ने का काम करते हैं इमरान प्रतापगढ़ी, और उनके प्रचार में भारी भीड़ देखने को मिलती है दोस्तों। एक बार फिर से मुंबई के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए समर्थन जुटा रहे हैं और धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी मुंबई के अंदर खासकर बीएमसी के अंदर इस बार अच्छे प्रभाव के साथ नजर आ सकती है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ
साथ AIMIM के समर्थन से बीजेपी के नेता का बेटा बन गया नगर सेवक, जिसे लेकर और भी सवाल खड़े हो गए। महाराष्ट्र के आकोट में बीजेपी और AIMIM के गठबंधन को लेकर सियासी घमासान इसलिए मचा हुआ है क्योंकि AIMIM और बीजेपी के गठबंधन को लेकर जब सवाल खड़ा किया गया तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि MIM वाले कार्रवाई करेंगे और उन सारे नगर सेवकों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे जिन लोगों ने AIMIM के टिकट पर चुनाव जीतकर बीजेपी को सपोर्ट किया है। लेकिन MIM की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, पार्टी से बाहर भी नहीं निकाला गया। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि MIM के अभी भी ये नगर सेवक बने हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं और बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या AIMIM ने जानबूझकर बीजेपी को सपोर्ट करने दिया? क्योंकि अब तक कार्रवाई हो गई होती अगर बीजेपी को सपोर्ट करने के खिलाफ होते नेता। MIM के बड़े नेताओं को लेकर सवाल और ज्यादा बड़े और गहरे हैं। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव की तिथियां यानी तारीखें नजदीक आती जा रही है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में तीखी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। आईपैक पर ईडी की छापेमारी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पुरजोर विरोध के बाद प्रदेश की सियासी तापमान 7वें आसमान पर पहुंच गया है। अब पश्चिम बंगाल के एक नेता ने ऐसा बयान दिया है जिससे बीजेपी और टीएमसी के बीच की तकरार और ज्यादा बढ़ने वाली है। इस नेता ने कहा है कि साल 2026 में मैं बीजेपी के नेताओं को पीटूंगा और फिर उन्हें जिंदा दफना दूंगा। बंगाल के ये नेता जो बयान दे रहे हैं, विवादित बयान दे रहे हैं, ये तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं दोस्तों और इनका नाम अरुणाब सेन है। बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को खुली धमकी देने वाले टीएमसी के नेता हावड़ा के बागनान इलाके के विधायक हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो डालते हुए कहा कि ममता बनर्जी के लोग पूरी तरीके से बौखला गए हैं। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बिहार की सियासत में कब कौन किसका दोस्त बन जाए इसको लेकर प्रेडिक्शन करना अपने आप में ही एक जोखिम है दोस्तों। लेकिन अब एक और जानकारी मिली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कद्दावर नेता RCP सिंह जो नीतीश कुमार के कट्टर विरोधी थे और उनकी बेटी प्रशांत किशोर की पार्टी से चुनाव लड़ रही थी, वो भी पूरी तरीके से चुनाव हार गई और अब उनको नीतीश कुमार की याद आ गई है। RCP सिंह नीतीश कुमार के साथ जाने को लेकर बयान दे रहे हैं, यानी उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। इस तरीके की भी आहट है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, जय से आधा। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, बहुत धन्यवाद।